ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए आरएनए ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसकी संरचना वगैरह क्या होती है, यानी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने बताया किस तरह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, इनके लक्षण जाते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन में आज हम शुरू फिर से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वंशागति के आणविक आधार। ये यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है, उसके आगे नए यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो पहला हेडिंग इसमें डालते हैं बता दिए इसके बारे में, यानी इसके अंतर्गत हमें डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बहुत डिटेल से बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग होगा इसमें जैव रसायन। देखिए, जैव रसायन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बहुत आसान है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखिए किसे कहते हैं, जैव मतलब किसी जीव है ना, या विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जैव रासायनिक अणुओं का अध्ययन करते हैं। जैव रासायनिक अणु क्या होते हैं, बृहद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो पहला ये छोटा सा हेडिंग देखते हैं पहले जैव रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक या जैव बृहद जैव रासायनिक अणुओं, जैव रासायनिक अणु किसे कहते हैं, दैट इज एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कर सकता हूं। देखिए, ठीक है, जैव रसायन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, जैव रसायन किसे कहते हैं, जैव रासायनिक यानी जैव रासायनिक अणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, जैव रसायन किसे कहते हैं, बहुत आसान है, विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, किस विज्ञान की भाई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव रासायनिक अणु। अब जैव रासायनिक अणु क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, जो भी भोजन पदार्थ खाते हैं उन्हीं को बोला जाता है रासायनिक अणु। जैव मतलब जीव के शरीर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिन आदि। ठीक है, आदि इस चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है, यानी बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। दूसरा आइडिया देखिए, इसको देखते हैं, आणविक जैविकी क्या होता है। दूसरा हेडिंग है आणविक जैविकी क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि इसी चीज का अध्ययन करना है, लेकिन इसमें डीएनए आरएनए जैसे पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव रासायनिक अणु बृहद होते हैं, यही होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग कौन सा अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे जैसे न्यूक्लिक अम्ल, जैसे में आप डीएनए, आरएनए, आईटीसी। देखिए, बहुत आसानी, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, डीएनए आरएनए, इन्हीं सब का अध्ययन करना है, आणविक आधार है। ठीक है, आप इसको, ये दोनों लगभग समान ही परिभाषा है। ठीक है, तो आपने देखा जैव रसायन क्या होता है, जैव रसायन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इस सब न्यूक्लिक अम्ल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। आणविक जैविकी में क्या होता है, स्पेशल में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, बहुत आसान है, बहुलक जानते हैं, जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बृहद अणु का निर्माण करते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं लड्डू जो बनता है, लड्डू वो बुनिया का बनता है, तो जो बुनिया होती है ना, छोटी छोटी होती हैं, उनको आपस में मिक्स करने पर जो बृहद टाइप का जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है, लड्डू होता है। तो बहुलक एक प्रकार से लड्डू कहलाएगा। बहुलक में वे सभी आएंगे जो बड़ा पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये किसी न किसी के बहुलक होंगे, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं अभी उदाहरण में लड्डू का, उसी तरह तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो ये न्यूक्लिक अम्ल टाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इस तरह आपने डीएनए देखा होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड थे। ये देखो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाकर क्या बनाए, बृहद बृहद संरचना बनाया है, तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जिस तरह लड्डू जो बनता है बहुत सारी बुनियाद से मिलकर बृहद लड्डू बनता है, जिसको बहुलक कहते हैं, उसी तरह छोटे छोटे ये न्यूक्लियोटाइडों का आपस में मिलने से जो बड़ा सा संरचना बनता है उससे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक का ये एक प्रकार का बहुलक है, ये एक प्रकार क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, बहुलक है, ठीक है। जैसे लड्डू को क्या कह सकते हैं, लड्डू क्या है, लड्डू क्या है, बहुलक है। ये जो ये संरचना बना है डीएनए जिसे कह रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बहुलक बना है, ठीक है। तो लड्डू बहुलक है, ये भी बहुलक है, इसका मतलब इससे क्या कहेंगे, न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे, क्योंकि ये किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का बना है, ठीक है। उसी तरह ये किसका बना है, इसका बना है। समझ रहे कि नहीं बात, जोड़ने पर समझ रहे, ठीक। तो कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज जो करने वाला वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, तो खोज हम जानते हैं, इसका खोज जो करने वाला है व्यक्ति उसका नाम है फ्रेडरिक मीसर। इस बंदे ने इसकी खोज किया था, न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज किया गया था, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है उसका नाम है फ्रेडरिक मीसर कहते हैं। इसी ने पहले देखा था, ठीक है। देखा तो इसने नाम भी दिया, क्या दिया इसने नाम, इसने नाम क्या दिया, जो नाम दिया था इसने, तो इसने कहा था न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। इस बंदे ने खोजा था न्यूक्लिक अम्ल को, देखा था सबसे पहले तो, यानी खोजा था। तो इसका जो नाम है ये न्यूक्लिक अम्ल नहीं दिया था, इसने क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है अल्टमान, ठीक है। इस बंदे ने इसका नेचर देखा, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का नेचर देखा, नेचर मतलब ये हुआ कि कैसा है वो, तो वो अम्लीय प्रकृति का था, इसलिए इसका नाम इसने रखा था। अल्टमान ने इसका नाम क्या रखा, अल्टमान ने इसका नाम रखा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्यों रखा, तो इसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय थी, ठीक है। अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम उसने क्या रखा, इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा गया, समझ रहे, ठीक। ये देखिए न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दो प्रकार के, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं डीएनए, एक को बोलते हैं आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल नाम होता है। आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, अगली हेडिंग अब चलेगी डीएनए, ठीक है। डीएनए पहली बात इसका फुल फॉर्म जानते हैं, फैक्ट नंबर 1 लिखेंगे इसमें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। इसका पूरा नाम क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। दूसरी बात हम ये देखेंगे
ये होते क्या है, ये भी यही ना होंगे, न्यूक्लियोटाइड के क्या होंगे, बहुलक होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इस तरह, इस भाग को न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो उसके आगे लगा देते हैं पॉली, बृहद मतलब क्या हुआ, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इसी परिभाषा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉली लगा सकते हैं ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो सब आगे पॉली लगा देते हैं। तो आप लिख सकते हैं डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड बहुलक होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक होंगे, पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, ये संरचना जो डीएनए में होती है ऐसे, ठीक है, ऐसा पढ़े होंगे। तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉली लगा देंगे उसके आगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट में पढ़े होंगे आप, सैकराइड में पॉलीसैकराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का बहुलक है, समझ रहे कि नहीं। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक है, बहुलक होते हैं, समझ रहे कि नहीं बात। देखिए बहुत आसान, यही परिभाषा भी दे सकते हैं। और देखिए इन्हीं से मिलकर बना है तो हम कह सकते हैं ये इसकी इकाई भी है। इकाई क्या होता है, जिससे मिलकर ये बनते हैं, ये डीएनए की संरचना है, डीएनए का एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका इकाई क्या हो सकता है, इकाई, इसकी इकाई क्या हो सकती है, इसकी इकाई क्या हो सकती है, देखिए न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुलक बना रहे हैं, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, इसका इकाई होगा, टाइड, इसका इकाई होगा, ठीक है। और क्या जान सकते हैं इसमें, नेक्स्ट बात ये जान सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है इनकी संख्या जो होती है, जितनी ज्यादा संख्या होगी इनकी एक विशेष लक्षण है, ये हर जीव में अलग अलग संख्या होगी इनकी, हर जीव में क्या होगी, इनकी संख्या अलग अलग होगी। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो होती है, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा लंबाई होगी, संख्या डीएनए का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण क्यों है कि हर जीव में अलग अलग इसके संख्या पाई जाएगी, मानव में कुछ और पाई जाएगी, जुगाड़ू में कुछ और पाई जाएगी, इस तरह अलग अलग जीवों में जो है इसकी संख्या अलग अलग पाई जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, यह एक प्रकार का क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, जिनके माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, यानी एक प्रकार से क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ है, यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। ये क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। देखिए जीवाणुओं में, अधिकतर जीवों में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आता है, ज्यादातर जीवों में डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना। लेकिन वायरस जो होते हैं इनमें डीएनए या होगा या तो या आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं रहते, तो उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो रहता है आरएनए होता है, ठीक है। तो हम डीएनए पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं कि नहीं। नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख देते हैं, आरएनए जो होते हैं ना जीवाणु, जैसे जीवाणु होता है, जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और बात इसमें लिख लेते हैं, एक और बात यहाँ पे देखिए, जो डीएनए का जो लंबाई है, डीएनए का लंबाई, जो लंबाई डीएनए का लंबाई को, चाहे न्यूक्लियोटाइड की लंबाई, जो लंबाई है किस पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी बताइए, किस पर निर्धारित होगी, उसकी संख्या पर, यानी न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पे, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पे, जितनी ज्यादा संख्या होगी डीएनए की लंबाई उतना ज्यादा होगा, जितनी कम होगी उतना ही कम होगा। कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, चाहे डीएनए की संख्या पे, मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करेगी इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये हुआ कुछ बेसिक चीजें, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो डीएनए है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए एक बात दोहरा दे रहे जल्दी से, जैव रसायन किससे कहते हैं, इससे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जैसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, तो शॉर्टकट में बोल सकते हो जैव रासायनिक अणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक। आणविक जैविकी क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का है, तो उसमें भी इन्हीं चीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल में आप न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, एक जैव शरीर में क्या है, एक रासायनिक अणु की तरह कार्य करते हैं, तो डीएनए, आरएनए भी
इसके में अंतर्गत आएंगे, ये एक नंबर के पूछे जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है छोटे छोटे कोई पदार्थ मिलकर बड़ा पदार्थ बना रहा है, तो उस बड़े पदार्थ को बहुलक कर सकते हैं। तो उसी तरह न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ना, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को मिलाने से बनता है। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, ये बहुलक है ना, पॉलीमर है, ठीक है। खोज करने वाला व्यक्ति, अभी यहां से बताते हैं, 2 बार दोहराएंगे तो समय लगेगा। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रेडरिक नीसर था, ठीक है। लेकिन इसने इसका नाम जो रखा था न्यूक्लिन रखा था। बाद में एक वैज्ञानिक आता है अल्टमान, इसने इसका जो नेचर देखा तो उसने देखा कि ये अम्लीय प्रकृति का, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ये बहुत पूछे जाते हैं सवाल। फिर इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक क्या होता है? आरएनए। डीएनए के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो डीएनए जो होता है, फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें शर्करा कौन सी पाई जाएगी? तो आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाएगी। और डीएनए का होते क्या है? तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुलक होते हैं। देखिए पॉली क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, ये डीएनए जैसी संरचना है। डिटेल में इसको बनाएंगे आगे वाले में। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं इससे मिलकर बने तो ये बहुलक है, ये भी। तो इनसे मिलकर बना तो ये इकाई कहलाएंगे ना। जब ये इकाई कहलाएंगे तो दूसरी बात, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइडों की जो संख्या होती है डीएनए का विशिष्ट लक्षण कहलाएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ है। क्यों? आनुवंशिक पदार्थ वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वायरस जो होते हैं, इनमें जो होता है ना, जो आरएनए होता है ना, वो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैसे कोरोना वायरस में क्या था? आरएनए क्या है? एक प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जो एड्स होता है, एड्स वो एक प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ, उसमें क्या है? आरएनए है। वही क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, ठीक है। डीएनए की जो लंबाई होती है न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही लंबा उसका जो है आकार होगा, डीएनए का या न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके जो है कितने घटक होते हैं, किससे मिलकर बना है। देखिए, डीएनए के घटक डीएनए के घटक यानी कितने संगठन भी लिख सकते हो, वो घटक संगठन, ठीक है। डीएनए किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, कितने उसमें घटक होते हैं। या ऐसे आ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक, वहां से भी, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डीएनए ही है। या न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो इस तरह की संरचना बनती है डीएनए में, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में ये कितने भाग होते हैं? वही इसमें भी भाग होंगे, वही इतने उसमें भी होंगे, सब में वही भाग होगा। तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के घटक को, चाहे डीएनए के घटक हो, चाहे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल के घटक, यानी किन चीजों से मिलकर ये बना है। देखिए ध्यान से, 3 घटक होते हैं, आप लिख सकते हैं। डीएनए का हो चाहे एक न्यूक्लियोटाइड के, एक जो वहां पे दिखाए थे, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। 3 घटक, कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक? ध्यान से देखिए, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला होगा, आप देखिए ध्यान से देखिए, पहला होगा पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजन क्षार, यानी डीएनए किससे मिलकर बनता है? 5 कार्बन वाली शर्करा से बनता है, सेकेराइड से, यानी कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार से। नाइट्रोजन क्षार भी उसमें होता है। तीसरा उसमें क्या होता है? फास्फेट समूह होता है, फेट समूह, ठीक है। फास्फेट समूह से मिलकर बनता है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा होता है। देखिए पेंटोज शर्करा ना, देखिए डीएनए में अलग होती है, आरएनए में अलग होती है। तो डीएनए में कौन सा होता है? ध्यान से देखो,
जब अगर डीएनए है तो डीएनए में रहेगा कौन सी शर्करा, तो आप इसी के नाम से लिख सकते हैं पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन वाले शर्करा, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सा रहता है शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज राइबो भी लिख सकते हैं शर्करा, ठीक है। अगर डीएनए तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, वो कौन सी शर्करा, पेंटोज शर्करा। इसका सूत्र क्या होता है, C5H10। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो यहाँ पे 5 तो वहां भी 5, अनुपात बराबर होना चाहिए, एक संबंधित दूसरे संबंधित एक होना चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के। तो यानी कि यहाँ पे कम हो जाएगा, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन पे 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आरएनए रहता, इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन इसमें डीएनए में यही वाला शर्करा आएगी। आरएनए में कौन, आरएनए में राइबोज शर्करा होगी, नाम है राइबो शर्करा। कौन सी शर्करा, पेंटोज वाली। इसमें तो डीऑक्सी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो आप देखिए इसका सूत्र 5, देखिए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का जो ये वाला सूत्र है वो पूरा पुराना हो चुका है, ठीक है, ये पूरा तरह से सही नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा डीएनए किससे मिलकर बनता है, तो पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में कौन आता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये डीएनए की शर्करा है। और जबकि अगर आरएनए रहता तो उसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा आता है। अब ये देखिए इसमें कौन आता है, नाइट्रोजन क्षार में कौन कौन आते हैं, पहला आता है ये, इसमें पिरिडीन आता है, पिरिमिडीन आता है, क्या आता है, पिरिमिडीन, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। दूसरा होता है प्यूरिन, इसमें क्या होता है, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार होता है, एक प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार होता है, ठीक है। पिरिमिडीन में कौन आते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें पिरिमिडीन और प्यूरिन में कौन आते हैं, इसमें आता है ए आता है और इसमें जी आते हैं। ए का मतलब समझ रहे हैं, एडिनिन आता है, एडिनिन अभी स्ट्रक्चर में बताएंगे। एडिनिन ऐसे नहीं होता है, जो इस तरह डीएनए है तो यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे सी रहता है, इस तरह डबल बंद है, ट्रिपल बंद से ऐसे जुड़े रहते हैं ना, ACGC इस तरह करके, तो सारी इसमें सभी जगह रहते हैं, तो वही सब है यहाँ पे, ठीक है। तो ए रहता है और जी रहता है, ठीक है, और जी मतलब होता है ग्वानिन, ठीक है। तो यूरिन कितने प्यूरिन कितने प्रकार का होगा, एक होगा एडिनिन, एक होगा ग्वानिन, ठीक है, डीएनए में। और पिरिमिडीन में कौन आता है, एक आएगा कौन सा आएगा, टी आएगा, एक आएगा क्या, दूसरा क्या आएगा, सी आएगा। टी का मतलब जानते हैं, टी मतलब क्या होता है, थायोमीन, ठीक है। टी मतलब क्या होता है, थायोमीन होता है। सी मतलब क्या होता है, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन, ये होता है डीएनए में। पिरिमिडीन के अंतर्गत कौन आता है, टी और सी आते हैं, और प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, ए और जी आता है, समझ रहे हैं, ठीक। और फास्फेट समूह में कौन सा समूह लेते हैं, तो उसमें आर्थोफास्फोरिक अम्ल आता है। इसमें क्या आता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। कौन सा आता है, सूत्र क्या होता है, H3PO4। ये तीनों जो होता है डीएनए में पाया जाता है। ये याद रखना, ये डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो
हम लोग अब एक एक लोग के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का तो यही सब उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो थायमीन है, यहाँ पे क्या हो जाए, यूरेसिल हो जाएगा। जब ये क्या रहेगा, आरएनए रहेगा। आरएनए रहेगा तो यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, यहाँ पे थायोमीन की जगह बदलाव हो जाएगा।